आज से करीब 200 साल पहले पेशवाई सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच भीमा कोरेगांव की लड़ाई पुणे के पास भीमा नदी के तट पर कोरेगांव गांव में लड़ी गई। यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा थी, जिसके बाद पेशवाई का अंत हो गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ और मजबूत हो गई। माना जाता है कि पेशवा की सेना में करीब 28,000 सैनिक थे और ब्रिटिश सेना में मात्र 800 साढ़े 800। बावजूद इसके पेशवा की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। आज इस युद्ध को कुछ दलितवादी संगठन दलितों की हिंदू जातिवादियों पर विजय के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। तो आइए समझते हैं कि यह युद्ध कब और क्यों हुआ और कैसे यह अंग्रेज वर्सेस मराठा युद्ध, दलित वर्सेस ब्राह्मण युद्ध बना दिया गया। तो बताने में आसानी के लिए मैं बस अंग्रेज सेना कहूंगा, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 18वीं सदी की है। अंग्रेज भारत आ चुके थे और अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तब मराठा साम्राज्य की बागडोर पेशवाओं के हाथ में थी, जो पुणे में थे। महान पेशवा बाजीराव प्रथम के मरने के कुछ समय बाद ही पेशवा बनने के लिए आंतरिक षड्यंत्र होने लगे। इसमें पेशवा की गद्दी पाने के लिए 1773 में रघुनाथ राव ने अपने भतीजे पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दी और पेशवा बन गए। लेकिन मराठा सरदारों के विरोध के चलते वे अधिक समय तक पेशवा नहीं रह सके और पेशवाई बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से भी मदद ली, लेकिन फिर भी पेशवाई बचाने में वे असफल रहे। मराठा सरदारों के समूह ने नारायण राव के नवजात बेटे माधव राव द्वितीय को नया पेशवा बना दिया, जिसके बाद से मराठा सरदारों की पकड़ पेशवाई पर मजबूत होती गई और पेशवा बस नाम के शासक रह गए। 1795 में पेशवा माधवराव द्वितीय मर गए और मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव, वही जिन्होंने पेशवा नारायण राव की हत्या कराई थी और अंग्रेजों से यारी भी की थी, उनके ही बेटे वाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया। तो यह सब आंतरिक गुटबाजी से हुआ था। वाजीराव की पेशवाई में गुटबाजी और बढ़ी। वाजीराव द्वितीय ने होलकरों से ही लड़ाई कर ली, जो कि खुद उनके मराठा सरदार थे। होलकर भारी पड़े तो अपनी पेशवाई बचाने के लिए 1802 में वाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद ली और एक संधि कर ली और अंग्रेजों की कई शर्तें मान ली। उनके इस कदम का मराठा सरदारों ने विरोध किया और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। इसमें पेशवा वाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ थे और मराठा सरदार विपक्ष में थे। युद्ध मराठा हार गए और अंग्रेजों ने वाजीराव की पेशवाई बचा ली। लेकिन जो संधि हुई थी उसके बाद पेशवा बस नाम का शासक रह गया। मान लीजिए बस अंग्रेजों का पेंशनर जैसा बन गया। इसके कुछ साल बाद परिस्थितियां फिर बदली। वाजीराव को अपनी बदहाली का अंदाजा लगा या कुछ और था, जो भी हो, 1817 में पेशवा ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी सत्ता पर पुनः अपना पूरा अधिकार पाने की सोची। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कई लड़ाइयां हुई। इसमें मराठा बुरी तरह हार गए। होलकर हारे, भोंसले हारे। 1817 में खद की लड़ाई में पेशवा वाजीराव द्वितीय हारे और उन्हें पुणे से भागना पड़ा। पुणे पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पेशवा वाजीराव द्वितीय फिर से पुणे पर अधिकार पाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने करीब 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सेना के साथ पुणे पर हमला करने की तैयारी की। तब पुणे पर कर्नल चार्ल्स बर्नर बर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों का कब्जा था। पेशवा की इस तैयारी की जानकारी कर्नल बर को हो गई। उन्होंने कंपनी से मदद मांगी, जिसके बाद 31 दिसंबर 1817 की रात को बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन की अगुवाई में शिरूर से पुणे की तरफ भेजी गई, जिसमें करीब 834 सैनिक शामिल थे लगभग। अगले दिन यानी 1 जनवरी 1818 को इस टुकड़ी के बारे में पेशवा को पता चल गया। पेशवा ने इन पर हमला करने के लिए तुरंत सैनिक भेजे। करीब 600 सैनिकों की 3 टुकड़ियां भेजी गईं, जिनमें अरब मुसलमान, गोसाई और मराठा सैनिक शामिल थे। इन्हीं की लड़ाई भीमा कोरेगांव में अंग्रेज सेना से हुई। अंग्रेजों ने 1885 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत तैयार गजट में इस युद्ध का यह सब जिक्र किया था। इसके अनुसार शुरुआती लड़ाई में मराठा सेना हावी हुई और ब्रिटिश सेना के कई सैनिक आत्मसमर्पण करने की सोचने लगे, लेकिन लेफ्टिनेंट पैटिसन ने जबरदस्त जवाबी हमला किया और युद्ध का पासा पलट दिया। बाद में जनरल जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में एक बड़ी ब्रिटिश सेना के आगमन के डर से पेशवा सेना अंततः पीछे हट गई। इसके बाद अंग्रेजों ने इस युद्ध में मारे और घायल हुए लोगों की यादगार के तौर पर युद्ध स्थल पर एक स्मारक बनवाया, जिसे आज जय स्तंभ बोलते हैं, और इस युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के नाम उस पर लिखवाए।
उन्होंने इसे ब्रिटिश सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक के तौर पर बनवाया और लंबे समय तक इसे इसी रूप में देखा जाता रहा। 1818 के इस युद्ध के बाद समय बीतता जाता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। इसके बाद अंग्रेज सेना में भर्ती में बड़े बदलाव करते हैं। आगे चलकर 1893 में अंग्रेजों द्वारा महार भर्ती रोक दी। इसके बाद गोपाल बाबा वालंगकर, शिवराम कांबले, डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी सखपाल जैसे महार नेताओं ने अंग्रेजों से महार भर्ती की बहाली की गुहार की। कई गुहारें की गईं। तब अंग्रेजों के प्रति महारों की वफादारी और युद्ध में उनकी वीरता के प्रतीक के तौर पर भीमा कोरेगांव का उदाहरण दिया जाने लगा। तो आप कहेंगे कि इस भीमा कोरेगांव युद्ध का महारों की वीरता से क्या लेना देना? असल में युद्ध स्थल पर बने स्मारक पर अंग्रेज सेना की ओर से लड़कर मरने वालों के नाम लिखे हैं। यूरोपीय सैनिक और अधिकारियों के साथ ही करीब 49 भारतीय सैनिक भी इस लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए मारे गए थे, तो उनके नाम भी लिखे हैं। इन 49 में से 22 नाम महार जाति के नामों जैसे लगते हैं, जिससे उन्हें महार नेताओं द्वारा महार जाति के सैनिक बताया गया। हालांकि अंग्रेजी रिकॉर्ड में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि भीमा कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेजी सेना की ओर से लड़ने वाले लोगों की जाति क्या थी। हाँ, उसमें भारतीय बड़ी संख्या में थे और यूरोपियन बहुत कम थे। तो महार नेताओं के द्वारा नामों के आधार पर 22 सैनिकों की जाति महार मान ली गई और फिर इन्हीं की वीरता और वफादारी की दुहाई देकर बहाली की मांग अंग्रेजों से की जाने लगी इनके नेताओं के द्वारा। हालांकि अंग्रेजों ने महार नेताओं की बात मानी नहीं, लेकिन आगे चल के जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने फिर से महारों की भर्ती शुरू कर ली। तो इस प्रकार अंग्रेजों और पेशवाओं की सत्ताई लड़ाई के इस युद्ध में महारों की जाति को हाईलाइट करना शुरू हो गया। लेकिन तब तक भी भीमा कोरेगांव का युद्ध जातिवादी ब्राह्मण पेशवाई और पीड़ित महारों की लड़ाई इसके तौर पर चर्चित नहीं किया गया था। फिर कहानी में डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। करीब 100 साल बाद वे इस युद्ध को एक नई पहचान देते हुए इसे तथाकथित जातिवादी पेशवा पर तथाकथित पीड़ित महारों की जीत बताते हैं और इसे ब्रिटिश वर्सेस मराठा युद्ध की बजाय ब्राह्मण पेशवा वर्सेस दलित महारों के युद्ध के तौर पर प्रचारित करते हैं। झूठे इतिहास की इसी नींव पर आज अनेकों संगठन खड़े हो चुके हैं और ऐसी कहानियों को इतिहास बताकर हिंदुओं में जातिगत वैमनस्य बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे लोग दावा करते हैं कि पेशवा ब्राह्मण जाति के थे और उन्होंने महारों का बहुत शोषण किया था। इतना शोषण किया कि उनके गले में हांडी लटकवा दी थी ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे। उनकी कमर पर एक लंबी झाड़ू बंधवा दी गई थी ताकि जमीन पर पड़ते उनके कदमों के निशान तक मिटते चले जाएं। और इस सब से पीड़ित होकर महार अंग्रेज सेना में भर्ती हुए और भीमा कोरेगांव के युद्ध में उन्होंने अपने शोषक ब्राह्मण पेशवा बाजीराव द्वितीय के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। नतीजतन 500 बहादुर महारों ने 30,000 पेशवा के सैनिकों को, कुछ तो इन 30,000 को भी ब्राह्मण ही कह देते हैं, उनको युद्ध में मार भगाया। लेकिन जब हम इतिहास का अवलोकन करते हैं तो इस कहानी का अधिकतर हिस्सा झूठा साबित होता है। जैसे ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि पेशवा ने किसी जाति के गले में हांडी और कमर पर झाड़ू बंधवा दी थी। इस हांडी झाड़ू के किस्से को लेकर हम पहले भी पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि भीमा कोरेगांव युद्ध में ब्रिटिश सेना 500 सैनिकों की थी, वो करीब 834 थे। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें 500 लोग महार जाति के थे। इस सेना में यूरोपियन सैनिक थे, मुस्लिम थे, राजपूत थे, मराठा थे और महार भी थे। स्मारक पर जिन 49 भारतीय सैनिकों के नाम लिखवाए हैं उनमें से 22 महार जाति के माने जाते हैं। हालांकि अंग्रेजों ने कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं किया, लेकिन नाम के आधार पर इन्हें महार बताया गया। मान लेते हैं कि यह महार ही थे, तो भी बाकी 27 लोग महार नहीं थे, वे मराठा, राजपूत और मुसलमान थे। इन 49 भारतीयों के अलावा कुछ यूरोपियन सैनिक व अफसर भी इस युद्ध में मारे गए थे। तो यह लड़ाई सबने लड़ी, ना कि अकेले महारों ने। 834 की सेना में 22 लोगों को महार दर्शाकर कोई पूरी सेना ही महारों की घोषित कर दे तो फिर क्या कहें। इसी तरह यह भी भ्रम बनाया गया कि पेशवा सेना बस ब्राह्मणों की सेना थी, जबकि वेलिंगटन्स के रिकॉर्ड में, एल्फिंस्टन्स के रिकॉर्ड में लिखा है कि पेशवा सेना में बड़ी संख्या में तो अरबी मुसलमान थे।
इनके अलावा इस सेना में गोसाई और भिन्न जातियों के मराठा सैनिक शामिल थे। इसी तरह यह भी भ्रम बनाया गया कि 28-30 हजार की पूरी पेशवा सेना इस युद्ध में लड़ी थी, जबकि इतिहास से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार करीब 2000 पेशवा सैनिक इस युद्ध में लड़े थे। यह सही है कि पेशवा करीब 28,000 की सेना के साथ पुणे पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन्हें जब पुणे जाती हुई इस टुकड़ी का पता चला तो इससे लड़ने के लिए 3 दलों में करीब 2000 सैनिक भेजे गए, जिनमें अरबी, गोसाई और मराठा सैनिक शामिल थे। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इस लड़ाई में पेशवाई सेना में मरने वालों में बड़ी संख्या अरबी मुसलमानों की थी। यह भी भ्रम है कि महार कोई शोषित, पीड़ित, अछूत जाति रही थी और शोषण से तंग होकर वे ब्रिटिश सेना में शामिल हुए, जबकि इतिहास बताता है कि महार जाति कोई दबी कुचली जाति नहीं थी। यह लोग सदियों से सेनाओं में भर्ती होते आए थे। इस जाति के लोग मुगल सेना में, दक्कन और बहमनी सल्तनत की सेनाओं में, मराठा सेनाओं में लगातार भर्ती होते आए थे। इसलिए जब ब्रिटिश यहाँ आए तो वे उनकी सेना में भी भर्ती हुए। तो इसके पीछे किसी पेशवा का उत्पीड़न कभी कोई कारण नहीं रहा। असल में अंबेडकर जब इस लड़ाई को पेशवा के जातीय उत्पीड़न के खिलाफ महार सैनिकों की लड़ाई के रूप में चित्रित कर रहे थे, तो वह बस एक शुद्ध मिथक बना रहे थे, क्योंकि असलियत यह है कि जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ कभी भी कोई विद्रोह भारत में नहीं हुआ। इस किस्से में युद्ध में वीरता का सारा श्रेय बस महार जाति के सैनिकों को दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजों के गजट में किसी महार सैनिक की तो नहीं, बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी की वीरता का उल्लेख जरूर मिलता है। इसके अनुसार शुरुआती लड़ाई में मराठा सेना हावी हुई और ब्रिटिश सेना के कई सैनिक आत्मसमर्पण करने की सोचने लगे, लेकिन लेफ्टिनेंट पैटिसन ने जबरदस्त जवाबी हमला किया और युद्ध का पासा पलट दिया। यानी इस सेना के अधिकतर सैनिक तो हार मानने ही वाले थे। हिम्मत तो लेफ्टिनेंट पैटिसन ने दिखाई। तो अंग्रेजों ने इस युद्ध में किसी जाति विशेष की कोई बड़ी भूमिका देखी हो, ऐसा नहीं है। आगे चलकर अंग्रेजों ने तो 1893 में महारों की भर्ती रोक दी थी। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज मार्शल रेस थ्योरी लाए। इस थ्योरी के अनुसार ये माना गया कि भारत के अंदर कुछ जातियां जन्मजात रूप से युद्ध के लिए पैदा हुई हैं। उनके अंदर अच्छा युद्ध लड़ने का कौशल है, वो बहुत बहादुर हैं और अच्छा युद्ध लड़ सकती हैं। इसीलिए अब अंग्रेज सेना में उन्हीं जातियों को लिया जाए जो मार्शल रेस में आती हैं। तो इसके बारे में अध्ययन कराए गए और कुछ जातियों को मार्शल रेस माना गया। हालांकि हम ये नहीं मानते कि किसी को जन्म के आधार पर ही वीर मान लिया जाए या किसी को योद्धा मान लिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा सोचा, इतिहास में ऐसा हुआ है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो जब उन्होंने मार्शल रेस निर्धारित की, यह आकलन करते हुए कि कौन युद्ध में अच्छे हैं, तब उन्होंने कई जातियों को लिया। राजपूत लिए, जाट लिए, सिख लिए, गोरखा लिए, कई जातियों को लिया, लेकिन उनमें महारों का नाम नहीं था। समझाने का मतलब केवल इसलिए है कि अगर अंग्रेजों के सामने महार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत अद्भुत साहस दिखा रहे थे, जैसा कि ये दावा करते हैं कि अंग्रेजों की सेना 500 महारों की थी और उन्होंने 28,000 पेशवा हरा दिए थे, तो वो कभी भी महारों को मार्शल रेस से बाहर कर ही नहीं सकते थे। इतना अद्भुत साहस दिखाने वाली जो जाति है, उसको तो वो मार्शल रेस में सबसे पहले स्थान पर रखते, लेकिन नहीं रखा। कारण ये है कि उस युद्ध के अंदर ऐसा कोई स्पेशल वैलर किसी एक जाति विशेष ने नहीं दिखाया था। और जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने अपने गजट में भी अपने एक अधिकारी का स्पेशली जिक्र किया है। बाकियों के लिए तो उन्होंने ये लिखा है कि अधिकतर लोग हार मानने को तैयार थे, आत्मसमर्पण करने को तैयार थे। तो ये इतिहास के फैक्ट हैं जो दर्ज है। अब आप इसको तोड़ मरोड़ कर कुछ और बनाना चाहते हैं, किसी को सुपर हीरो बनाना चाहते हैं, किसी को सुपर विलेन बनाना चाहते हैं, तो वो अपनी मनगढ़ंत कहानियों में तो ठीक है, लेकिन इतिहास के हिसाब से वो ठीक नहीं होता है। इन तथ्यात्मक विवरणों को देखते हुए इस लड़ाई को पेशवाओं के ब्राह्मणवादी शासन के खिलाफ महारों के प्रतिशोध के रूप में चित्रित करना एक भयानक षड्यंत्र है। तथ्य यह है कि ना तो किसी ने महारों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधवाई थी, ना ही अंग्रेज किसी जातिवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। दोनों ही सेनाओं में समान जाति बिरादरी वाले भारतीय मौजूद थे, उनमें मुसलमान भी थे और मराठा भी थे। यह लड़ाई ना तो किसी जाति के हित के लिए लड़ी गई, ना ही किसी जाति के विरोध के लिए। यह बस दो सत्ताओं का टकराव था और दोनों ही ओर से लड़ने वाले सैनिक बस अपने मालिकों के लिए लड़ रहे थे। जैसे पेशवा द्वारा लड़ने भेजी सेना में बड़ी संख्या अरब सैनिकों की थी, जिन्होंने कथित तौर पर सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी और सबसे अधिक हताहत हुए। उनकी प्रेरणा क्या थी? क्या वे चाहते थे कि पेशवा का तथाकथित जातिवादी शासन विजयी हो? सच तो यह है कि वे लोग बस अपनी नौकरियां कर रहे थे और वैसा ही अंग्रेजी सेना में महार व अन्य सैनिक अपने स्वामियों के लिए कर रहे थे।
जिस पेशवा को ये लोग जातिवादी बताते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी सेना में जो महार थे उन्होंने उसके खिलाफ लड़ा, वो पेशवा खुद अंग्रेजों ने ही बना रखा था। 1802 के बाद उसकी जो कंटिन्यूटी हुई पेशवाई की, वो अंग्रेजों की मदद से ही हुई। अंबेडकर भीमा कोरेगांव स्तंभ पे जा सकते थे, उसमें उन्हें जबरदस्ती कुछ जातियों की वीरता दिखाई दे रही थी, लेकिन उनको बिरसा मुंडा के अंदर दलितों की वीरता नहीं दिखाई दी। शहीद ऊधम सिंह के अंदर नहीं दिखे, अवंतीबाई में नहीं दिखे, झलकारी बाई में नहीं दिखे। उनको इन लोगों में किसी में भी शूद्र जातियां नहीं दिखी, तथा कथित दलित और महादलित जातियां नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़े थे, इसीलिए। तो जो लोग अंग्रेजों के मातहत थे, जिन्हें अंग्रेजों से लड़ने वालों में अपना कोई हीरो नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने जबरन अपने ही लोगों से लड़ने वालों में अपने हीरो खोज लिए, जबरन कुछ कहानियां बना दी और जबरन एक दरार खींच दी। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ये दूसरी तरीके से बढ़ा रहे थे। आज हम उन लोगों को महापुरुष मानते हैं। आज उनकी गढ़ी हुई उन कहानियों पर लोग आगजनी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपसी वैमनस्य बढ़ा रहे हैं। ये उन लोगों की विरासत है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।